हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। दिस इज दिव्या परमार और आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी के करंट अफेयर्स जनवरी 2021, जिसमें हम 1 जनवरी से 15 जनवरी तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कोल फील्ड इन मध्य प्रदेश हैज बीन अवॉर्डेड बाय द कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2020। तो यहाँ पर कोल मिनिस्टर्स अवार्ड 2020 से नवाजा गया है मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न कोल फील्ड को। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इस अवार्ड से किस और कोल फील्ड को नवाजा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 और स्टेट्स हैं, जिनमें पहला है आपका झारखंड और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर है महाराष्ट्र। ये 2 जो स्टेट्स हैं, इनके कोल फील्ड्स जो हैं उन्हें भी नवाजा गया है इस अवार्ड से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो झारखंड जो है, यहां पर आता है सेंट्रल कोल फील्ड। झारखंड का सेंट्रल कोल फील्ड जो है, इसे यह अवार्ड मिला है। वहीं पर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न कोल फील्ड है इसका, उसे यहाँ पर यह अवार्ड दिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न कोल फील्ड जो है उसे यह अवार्ड मिला है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड के सिनेरियो की, जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो वर्ल्ड के सेंस में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन करता है यूएसए। यूएसए के बाद में सेकंड नंबर पर आता है रशिया। रशिया के बाद आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है चाइना एंड देन 5th नंबर पर आता है हमारा इंडिया। इस प्रकार का कुछ सिनेरियो है वर्ल्ड लेवल पर। तो भारत जो है ये 5th नंबर पर क्या करता है, कोल का प्रोडक्शन करता है। और यहां अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है ये आता है यहाँ पर लगभग 8% प्रोडक्शन करता है पूरे इंडिया में जो कोल प्रोड्यूस किया जाता है उसका। तो 8% मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस किया जाता है कोल। अब अगर मैं बताऊं तो मध्य प्रदेश में कोल कहां कहां पर प्रोड्यूस होता है, तो थोड़ा सा हम इसे भी देख लें। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्लेसेस हैं जिनमें आता है सिंगरौली, मोहपानी, सतपुड़ा, पेंच, कान्हा और सुहागपुर रीजन। ये क्षेत्र हैं जिनमें से सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है। साथ ही साथ ये थर्मल पावर प्लांट जो है सिंगरौली का और ओबरा का, वहां पर कोल को सप्लाई करने का कार्य करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर झारखंड में जो इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स हैं तो उनमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पर झारिया कोल फील्ड है। झारिया कोल फील्ड जो है ये भारत की सबसे ज्यादा पुरानी यानी कि ओल्डेस्ट और उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे रिचेस्ट कोल फील्ड है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक बोकारो कोल फील्ड भी है जो कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आती है। याद रखिए हजारीबाग जो है ये एक नेशनल पार्क भी है झारखंड का। नेक्स्ट मैं बात करूं अगर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में दोस्तों आपको याद रखना है कि यहाँ पर एक है काम्प्टी कोलफील्ड जो कि नागपुर जिले में है। और काम्प्टी के बाद आती है यहाँ पर वर्धा कोलफील्ड। वर्धा नदी भी यहाँ पर है। वर्धा कोलफील्ड जो है दोस्तों ये नागपुर और यहाँ पर यावतमल डिस्ट्रिक्ट के बीच में आती है और यहाँ पर काफी ज्यादा कोल डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का कुछ पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है कोल से रिलेटेड, जो हमारे एमपीपीएससी में काफी इंपॉर्टेंट है, मिनरल वाले सेक्शन में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड पंख अभियान। दोस्तों आप यहां पर इस पिक्चर में देख सकते हैं, पंख अभियान जो है ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया एक अभियान है। ये अभियान इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर इसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस पंख अभियान के जरिए हम क्या करेंगे, जो गर्ल चाइल्ड है उसे एम्पावर करने का कार्य करेंगे, उसकी ग्रोथ के लिए भी कार्य करने का कार्य करेंगे। यहां पर आप याद रखिए कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, यहां पर याद रखेंगे हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो पंख अभियान से रिलेटेड इस चीज को हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो पंख जो है, अब इसका फुल फॉर्म क्या होगा। यहां पर ये जो अभियान है तो ध्यान से आप देखें तो पंख में जो पी है, ये पी स्टैंड करता है दोस्तों यहां पर प्रोटेक्शन के लिए। ए जो है स्टैंड करता है अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस जो है गर्ल चाइल्ड का उसके लिए। इसके बाद एन जो है ये स्टैंड करता है दोस्तों न्यूट्रिशन के लिए, क्योंकि अगर
गर्ल्स जो हैं या हमारे यहाँ पर जो फीमेल हैं उसे अगर यहाँ पर न्यूट्रिशन मिलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगी उसमें भी किसी प्रकार की यहाँ पर माल न्यूट्रिशन और जो कमजोरी होती है, कुपोषण होता है, वैसी समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पर एन जो है ये न्यूट्रिशन के लिए स्टैंड करेगा, वहीं पर के जो है ये के स्टैंड करता है दोस्तों नॉलेज के लिए, क्योंकि इन्हें नॉलेज जो है वो भी देने का कार्य करेंगे हम। और एच जो है यानी कि हेल्थ, तो ये हेल्थ से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से इस अभियान के जरिए मोर ओवर हम देखें तो यहाँ पर हम गर्ल चाइल्ड के प्रति इस प्रकार से इस अभियान को चलाएंगे और यहाँ पर ओवरऑल उनकी ग्रूमिंग पर हम ध्यान देंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो पंख अभियान में आप कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को हम देखें तो इसमें क्या किया गया है दोस्तों, मध्य प्रदेश की लगभग कितनी महिलाओं को या कितनी लड़कियों को हम यहाँ पर इससे सहायता प्रदान करेंगे, तो आप याद रखिए यहाँ पर 26,099, ठीक है, 26,099 बालिकाओं को हम यहाँ पर छात्रवृत्ति भी प्रोवाइड करेंगे, जिसमें हमने टोटल जो राशि सरकार के द्वारा खर्च की है वो है दोस्तों 6,47,00,000 रुपए की। 6,47,00,000 रुपए की यहाँ पर क्या होगी, राशि दी जाएगी। और यहाँ पर इसमें कितनी बालिकाओं को इससे मुनाफा होगा या फायदा होगा, तो यह है 26,099 लड़कियां। वहीं पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कितने जिलों में ये इसको क्रियान्वित किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश के 44 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण की मैं बात करूं तो लगभग 501 नए आंगनवाड़ी भवनों का भी निर्माण किया जाएगा। और यहाँ पर 12 वन स्टॉप सेंटर्स का भी नवनिर्माण या लोकार्पण करने की बात हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने करी है। वहीं पर आपको कुछ और बातें मैं बताऊं तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है हमारे यहाँ पर, इसके तहत इस साल हमारी सरकार ने यहाँ पर क्या किया है, 26,000 से अधिक छात्राओं के खातों में छात्रवृत्ति को जमा किया है लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें याद रखना है इन स्कीम्स की, क्योंकि हमारे जो 2021 में जो हमारी एग्जाम्स होंगी उनमें ये चीजें हमें काफी काम आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी थ्रू डीबीटी। यहां पर डीबीटी के द्वारा कौन सा ऐसा स्टेट है जो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे रहा है, तो हमें याद रखना है यहां पर आता है हमारा मध्य प्रदेश। हमारी एमपी गवर्नमेंट ने कहा है कि हम क्या करेंगे, डीबीटी के जरिए यहां पर लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं डीबीटी का अर्थ क्या होता है। तो डीबीटी को हम याद रखें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका होता है अर्थ। और यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे कब लॉन्च किया गया, तो याद रखिए 1 जनवरी 2013 को हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और इसमें यहां पर यह एम किया गया था कि किसी भी प्रकार की सब्सिडी अगर हमें हमारी जनता को देनी है तो उसे हम डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट्स में क्या करेंगे, अब ट्रांसफर करेंगे। बैंक अकाउंट्स में ही उन्हें ये सब्सिडी डायरेक्टली दी जाएगी। और ये मैकेनिज्म यहां पर बनाकर तैयार किया गया है भारत सरकार के द्वारा। अब अगर हम देखें तो किस सेक्टर के अंतर्गत ये स्कीम आती है, तो आप याद रखिए ये हमारे फाइनेंस सेक्टर के अंतर्गत आती है। और हमारे किस प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है हमारे, जो अभी हमारे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम को कितने वर्ष हो चुके हैं, तो अब इस स्कीम को लगभग 8 साल यहां पर हो चुके हैं। अब दोस्तों हम मध्य प्रदेश के सेंस में बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश ने जनवरी 2021 में से लॉन्च किया और साथ ही साथ ये कहा कि अब हम क्या करेंगे, यहां पर पावर सेक्टर जो है हमारा, जो पावर सेक्टर है यानी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, इसमें हम यहां पर नए रिफॉर्म्स को लाने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के जरिए। और मध्य प्रदेश जो है ये काफी ज्यादा एलिजिबल होगा इससे। और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दोस्तों, उसमें भी हम यहाँ क्या करेंगे 0.15% जो है उसका यहाँ पर बोरोइंग इक्विवेलेंसी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑलरेडी यहाँ पर कितने पैसे इसके लिए अप्रूव कर दिए हैं, तो आप याद रखिएगा 1423 करोड़ रुपीस जो है उनको यहाँ पर अप्रूव किया गया है। और ओपन मार्केट के द्वारा ये पैसे लिए जाएंगे स्टेट में। तो ये कुछ लगभग इसकी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द स्टेट अलॉन्ग विथ मध्य प्रदेश हैज साइंड MOU टू रेप्लिकेट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म।
दोस्तों रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की अगर मैं बात करूं तो क्या है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, थोड़ा सा अगर हम इसे देखें तो देखिए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का सिंपल अर्थ होता है वो टूरिज्म जिसमें हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से यहाँ पर एनवायरमेंट जो है उसे इम्पैक्ट किए बिना कार्य करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि मध्य प्रदेश जो है इसने एक पैक्ट साइन किया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का, और ये किया है हमने केरला के साथ मिलकर। अब यहाँ पर इसमें हम क्या करेंगे, इसके जरिए यहाँ पर नेगेटिव जो सोशल, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं उन्हें मिनिमाइज करने की इसके द्वारा कोशिश की जाती है। साथ ही साथ जो लोकल लोग होते हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करने का कार्य हम करते हैं, और जितनी भी कम्युनिटीज वहां पर रहती हैं उन सबके वेल बींग के लिए हम यहाँ पर इसके जरिए कार्य करते हैं। अब अगर हम देखें तो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट दोस्तों 2017 में लॉन्च किया गया था, और ये लॉन्च किया गया था केरला गवर्नमेंट के द्वारा। केरला गवर्नमेंट ने जब इसे लॉन्च किया तो यहाँ पर इसका कहना था कि यहाँ पर जो टूरिज्म है उसके अंदर इकोनॉमिक वेलबींग, स्टेबिलिटी और साथ ही साथ यहाँ पर जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है उसके प्रति हम कार्य इसमें करेंगे। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया, मेमोरेंडम इसके साथ साइन किया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके जरिए हमने ये कहा है कि मध्य प्रदेश भी क्या करेगा, यहाँ पर सेम कंसेप्ट को रेप्लिकेट करेगा, और यहाँ पर रूरल कम्युनिटी जो है, आपको एक खास बात याद रखना है कि जो रूरल कम्युनिटी है हमारे मध्य प्रदेश की, उसे ध्यान में रखते हुए हम टूरिज्म जो है उस पर कार्य करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर हमने एक एग्रीमेंट केरला के साथ साइन किया है जिसमें हम क्या करेंगे, एक 16 पॉइंट प्रोग्राम भी डिस्कस करेंगे। ये 16 पॉइंट प्रोग्राम जो है ये टूरिज्म से ही रिलेटेड है, जो हमने केरला के साथ मिलकर बनाया है। और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर रस्टिक ब्यूटी पर ध्यान देंगे, लाइफ एंड हेरिटेज जो है मध्य प्रदेश का उसको हाईलाइट करेंगे, उसके ऊपर भी इसके अंतर्गत हम ध्यान देंगे। इस प्रकार का पूरा ये प्रोग्राम हमने बनाया है। ये मोर ओवर आपको अपने मेंस के एग्जाम में भी काम आ सकता है। वहां पर भी आप अगर टूरिज्म से संबंधित क्वेश्चन आता है तो वहां पर एज ए फैक्ट यहां पर इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क इज एस्टैब्लिश्ड इन। तो यहां पर विश्व का सबसे बड़ा जो फ्लोटिंग पार्क बनकर तैयार हो रहा है, ये हो रहा है दोस्तों हमारे ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में। यहां पर अगर हम देखें तो ओमकारेश्वर जो है ये यहाँ पर फेमस है ज्योतिर्लिंग के लिए। और दूसरी बात यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लार्जेस्ट फ्लोटिंग पार्क जो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत। हम यहाँ पर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर करने का कार्य कर रहे हैं, उसके तहत हमने इस स्कीम को यहाँ पर लॉन्च किया है। अब देखें तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो यहाँ पर ये बन रहा है फ्लोटिंग पार्क, इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें अगर हम देखें तो टोटल खर्च हमने इस प्रोजेक्ट में जो किया है वो लगभग 3000 करोड़ रुपए का किया है। और कितनी मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी का प्लांट हम बना रहे हैं, तो 600 मेगावाट कैपेसिटी का प्लांट यहाँ पर हम बनाकर तैयार कर रहे हैं ओमकारेश्वर में। इसके साथ साथ आप याद रखिए ओमकारेश्वर किस जिले में आता है, तो ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहां पर नर्मदा रिवर के ऊपर ही हम ये पूरा जो फ्लोटिंग पार्क है इसे हम बनाकर यहां पर तैयार करेंगे। जब फ्लोटिंग पार्क की बात आती है तो यहां पर एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात भी अगर हम करें तो हमारे विश्व का सबसे बड़ा जो नेशनल फ्लोटिंग पार्क है वो है हमारा मणिपुर में, जिसका नाम क्या है दोस्तों, इसका नाम है की बुल लैम जाओ। तो ये विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो हमारे इंडिया के कहां पर है, मणिपुर में है। तो इसे भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मध्य प्रदेश अलॉन्ग विथ द फॉलोइंग स्टेट हैज कंप्लीटेड इट्स 3 आउट ऑफ 4 रिफॉर्म्स स्टिपुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ यहां पर मिलकर हमने क्या किया है, मध्य प्रदेश ने यहां पर 3 रिफॉर्म्स को कंप्लीट किया है। तो ये जो स्टेट है ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर मध्य प्रदेश ने क्या किया है, यहां पर रिफॉर्म्स पर काम किया है। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं ये क्या हैं, तो देखिए दोस्तों इसमें रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं तो हमने कुछ बेसिकली यहाँ पर जो पर्टिकुलर हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसने कुछ यहाँ पर चीजें चलाई थी। जैसे कि अगर देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसका ये कहना था कि यहाँ पर आप कुछ रिफॉर्म्स यहाँ पर कंप्लीट करिए। तो जिनमें से 3 रिफॉर्म्स हमने कंप्लीट किए हैं आंध्र प्रदेश के साथ मिलकर, जिसमें है पहला 1 नेशन 1 कार्ड, दूसरा हमारे पास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और तीसरा है अर्बन लोकल बॉडीज का रिफॉर्म। ये याद रखिएगा, पहला है हमारे पास में 1 नेशन 1 कार्ड जिस पर हम दोनों स्टेट्स मिलकर कार्य करेंगे, दूसरा है 1
यहाँ पर आप दूसरा याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म, और तीसरा है अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म। ये 3 रिफॉर्म्स हमने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं और इनको रिवॉर्ड ऑफ कंप्लीटिंग भी मिल चुका है दोनों स्टेट्स को। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि इसके लिए टोटल हमारा जो फाइनेंस असिस्टेंस का अमाउंट होगा वो लगभग है दोस्तों 1004 करोड़ रुपीस का, जो काफी बड़ा अमाउंट है। और यहाँ पर ये जो स्कीम्स हैं इनको लॉन्च करने में भी यहाँ पर दोनों स्टेट ने प्रतिबद्धता दिखाई है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ये जो अमाउंट है ये अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट्स पर इम्प्लीकेट किया जाएगा, जैसे कि हेल्थ पर, पावर पर, ट्रांसपोर्ट पर, कम्युनिकेशन पर, एजुकेशन पर। वहीं साथ में आप देखेंगे स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर नाम का भी एक प्रोग्राम चलाया गया है फाइनेंस मिनिस्टर्स के द्वारा, जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बूस्ट मिलेगा। और इसमें हमने क्या किया है, टैक्स रेवेन्यू जो है उसका जो शॉर्टेज है उसे ओवरकम करने की बात कही है, जो कि कोविड-19 के कारण हुआ था। तो यहां पर इसमें ये कुछ कार्य भी हमने इससे रिलेटेड किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ट्राई फूड पार्क्स टू बी एस्टैब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। देखिए कितने ट्राई फूड पार्क्स हम यहाँ पर बनाने का कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें ट्राई फूड पार्क एक्चुअली क्या है। तो ट्राई फूड पार्क जो है इसका अर्थ होता है दोस्तों ऐसे पर्टिकुलर पार्क्स बनाना जिनमें हम क्या करें, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जंगलों से रॉ मटेरियल्स को यहाँ पर हम एकत्रित करें। वन धन केंद्र यहाँ पर बनाए जाएंगे जिनमें ट्राइबल इंडिया स्टोर्स होंगे, जिनमें ट्राइब्स जो हैं उनके द्वारा जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर चीजें जंगल से कलेक्ट की जाती हैं, जो भी यहाँ पर आप देखेंगे टिम्बर, वुड या मेडिसिनल चीजें वो कलेक्ट करते हैं, उनसे संबंधित यहाँ पर मार्केट्स को डेवलप किया जाएगा और इन्हें पूरे देश में सर्कुलेट करके यहाँ पर इनको प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको बेचा जाएगा। तो जिसके जरिए क्या होगा, जो ट्राइबल है कम्युनिटी हमारी, उसे काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में कुल कितने यहाँ पर ट्राई फूड्स पार्क हम बना रहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों 5 ट्राई फूड पार्क्स बनाने की ये स्कीम है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इसके द्वारा हम क्या करेंगे, जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्किंग फेडरेशन है, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, उसके साथ अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, याद रखिएगा इसका नाम भी अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, इन दोनों ने यहाँ पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसके लिए साइन किया है और जिसके जरिए हमारे स्टेट में ये 5 ट्राई फूड पार्क्स बनकर तैयार हो रहे हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने इसकी जानकारी देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन ऑनर्ड विथ राजा मान सिंह तोमर अवार्ड 2020। राजा मान सिंह तोमर अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष का राजा मान सिंह तोमर अवार्ड जो मिला है 2020 का, वो मिला है दोस्तों अभिनव कला केंद्र भोपाल को। यहां आप बाकी के ऑप्शंस को देखिए, संगीत कला केंद्र भी है भोपाल में, भगवान कला केंद्र भी है भोपाल में, और यहाँ पर याद रखिए अभिनव कला केंद्र जो है ये भी भोपाल में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है राजा मान सिंह तोमर अवार्ड, ये किस पर्टिकुलर बेसिस पर दिया जाता है, तो याद रखिए ये किसी भी अकादमी को दिया जाने वाला अवार्ड है जिस भी अकादमी ने संगीत के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया हो या बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया हो। तो यहाँ पर हम ये भी जान लें कि राजा मान सिंह तोमर संगीत कला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है दोस्तों ग्वालियर में। तो ग्वालियर में यहाँ पर पर्टिकुलर ये आपका विश्वविद्यालय है। अब अगर हम देखें राजा मान सिंह तोमर जी के बारे में तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1486 से यहाँ पर 1518 तक ये रहे, इनका जीवन काल था या इन्होंने इस समय में राज्य किया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, राजा मान सिंह जी ने यहाँ पर संगीत प्रेम जो है उसको काफी अधिक इन्होंने यहाँ पर महत्व दिया। इन्होंने काफी ज्यादा संगीत के क्षेत्र में महारत हासिल की, इसको महत्व दिया। और इन्होंने मूर्तिकला, उत्कीर्णन, चित्रकला और साथ ही साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति के संरक्षण में भी बहुत ज्यादा अधिक योगदान दिया, जिसके कारण इनके नाम से ये ऑनरेबल अवार्ड हर साल किसी ना किसी अकादमी को दिया जाता है। इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि इस साल हमने जो तानसेन अवार्ड जो दिया है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उसका जो क्रम है वो कौन सा था, 96 था। तो 96 तानसेन संगीत समारोह का आयोजन भी हुआ है और ये लगभग 5 दिन तक चला है। और ये कहाँ पर होता है, ये होता है दोस्तों आपके ग्वालियर में।
जो कि ग्वालियर में इसलिए होता है, यहाँ पर एक विलेज है जिसका नाम है बेहत विलेज, जो पर्टिकुलर जाना जाता है तानसेन जी के मकबरे के लिए। तो इसको भी आप थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए। तानसेन अवार्ड को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है इसका संस्करण जो कौन सा था, 96वां संस्करण था। अगला प्रश्न हमारे पास है, विच भील आर्टिस्ट हैज बीन अवॉर्डेड विथ पद्मश्री अवार्ड। यहां पर ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि कौन से ऐसे भील आर्टिस्ट हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो यहाँ पर आप इनका पिक्चर देख सकते हैं। ये है हमारे मध्य प्रदेश की भूरी बाई, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्होंने जो भील आर्ट होता है, पिछौरा आर्ट जिसे हम कहते हैं, जिसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार से ब्यूटीफुल कलर्स का यहाँ पर इन्होंने प्रयोग किया है। और यहाँ पर आप देखेंगे पेड़ की कलाकृति है, उसके साथ साथ यहाँ पर मानव कलाकृति है, यहाँ पर इन्होंने मोर भी बनाई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो संजावली होती है उसका भी आर्ट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मंदिर को रेप्लिकेट करने का यहाँ पर तरीका आप देख सकते हैं पिछौरा आर्ट के जरिए। तो इस प्रकार का कार्य इन्होंने किया है और बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। काफी लंबा समय इन्होंने दिया है इस कला को। तो इस साल इन्हें 2020 का पद्मश्री अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये अवार्ड 26 जनवरी को दिया गया है, हालांकि इसकी घोषणा कुछ समय पहले हो जाती है। अब अगर हम देखें तो इसके साथ साथ मध्य प्रदेश से कुछ और अन्य विभूतियां हैं जिन्हें भी यह अवार्ड दिया जा चुका है। तो उसमें हमारी आती हैं श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, जिन्हें यहाँ पर दिया गया है पद्म भूषण पुरस्कार, और ये इंदौर की रहने वाली हैं। आप जानते हैं ये हमारी पूर्व लोकसभा स्पीकर भी रह चुकी हैं और यहाँ पर उसके साथ साथ पूर्व सांसद भी रह चुकी हैं। और इन्होंने काफी ज्यादा जन सेवा का कार्य किया है और काफी ज्यादा मार्गदर्शन किया है मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश के पॉलिटिक्स का। और नेक्स्ट हम बात करें अगर भूरी बाई की, तो भूरी बाई जो है दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, जो भील आर्ट है उसको काफी ज्यादा पहचान दिलाई है विश्व के मंच पर। याद रखिए, विश्व मंच पर इन्होंने इसे पहचान दिलाई है। और यहाँ पर इन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हम जो है बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारी कार्य शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति मजबूत हो। इनके बारे में हम और अधिक जानकारी देखेंगे, लेकिन इसके साथ एक और पर्सन है जिनका नाम है कपिल तिवारी। डॉक्टर कपिल तिवारी जी, इन्हें साहित्य और शिक्षा के कारण मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्हें भी पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो अन्य ऑप्शंस हैं, जैसे कि भूरीबाई के बाद यहाँ पर आप देखेंगे लाडोबाई, शेर सिंह और राम पांडे। दोस्तों ये सब भी हमारे मध्य प्रदेश के क्या हैं, आर्टिस्ट हैं। ये सभी मध्य प्रदेश की जो हमारे यहाँ की जो स्थानीय कला है उसी के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने भी काफी ज्यादा योगदान दिया है अलग अलग प्रकार के आर्ट्स में, जिसमें से लाडोबाई भी भील आर्टिस्ट हैं, शेर सिंह भी एक भील आर्टिस्ट हैं और राम पांडे जो हैं ये भी कला और संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो इन चारों का नाम हमें याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आप देखेंगे जो हमारा लेटेस्ट सिलेबस है उसमें कला और संस्कृति का महत्व काफी बढ़ गया है। तो इसलिए इन चारों ऑप्शंस को आप यहाँ पर याद रखिए और इनका नाम भी आप अपने आंसर्स में इस्तेमाल करिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भूरीबाई की, तो भूरीबाई के बारे में कुछ जानकारी देखें तो मध्य प्रदेश के यहाँ पर जब मध्य प्रदेश में जब झाबुआ जो जिला है उसके पिटोल गांव में इनका जन्म हुआ है और यहाँ पर आदिवासी समूह से ये आती हैं। और इन्होंने क्या किया है, कागज और कैनवास पर यहाँ पर ये भील कलाकृतियों को बनाती हैं। और यहाँ पर आप देखें तो भूरीबाई जो है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी काफी सारा योगदान दिया है। वहीं पर अगर हम कपिल तिवारी जी की बात करते हैं तो इन्होंने क्या किया है, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड जो मिला है तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है। इन्होंने मध्य प्रदेश की कला संस्कृति से संबंधित लगभग कितनी बुक्स लिखी हैं, तो लगभग 39 बुक्स जो हैं वो कपिल तिवारी जी ने लिखी हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो भूरीबाई जी जो हैं इन्हें कई सारे और भी अन्य अवार्ड मिल चुके हैं, जैसे कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश सरकार का जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है शिखर सम्मान, वो भी भूरीबाई जी को मिल चुका है 1986-87 में। उसके साथ साथ आप देखेंगे 1986 में मध्य प्रदेश सरकार ने भूरीबाई जो है इन्हें अहिल्या सम्मान जो है उससे भी यहाँ पर अवॉर्डेड किया है। और इन्होंने अपने चित्रकला में जानवर, वन, वृक्ष, उसके साथ साथ स्मारक, स्तंभ, भील देवी देवताओं को भी यहाँ पर बनाया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनकी पूरी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप यहाँ पर इन क्वेश्चंस से आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। थैंक यू।